वालेकुम अस्सलाम। ओके भाई, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे पीएचपी के फंक्शंस और हम खुद जो है फंक्शन कैसे बना सकते हैं। ठीक है, सो इस फंक्शन को भी मैंने वेरिएबल के अंदर ही डाला, वेरिएबल के फोल्डर उसमें रखा हुआ है, तो आप देख लेना। अच्छा, फंक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले फंक्शन डिफ़ाइन करना पड़ता है। तो जैसे कि फंक्शन बनाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मेरे पास डॉलर एक्स मेरे पास बराबर है जी 10 के, ठीक है, और मेरे पास डॉलर वाई बराबर है जी 3 के। अच्छा, फिर मेरे पास डॉलर आई है, वो मेरे पास बराबर है सम नंबर, यानी कि लेट्स से 4.5, ठीक है। और मेरे पास एक और मैं नंबर ले लेता हूँ जो कि मेरे पास बराबर है 3.5 के। ओके हो गया। सो मेरे पास ये 4 नंबर दिए हुए हैं और इन्हें मैं मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करवाना चाह रहा हूँ। सो सबसे पहले मैं करता हूँ इको, ओके, और इको करते ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि डॉलर एक्स, ठीक है, प्लस डॉलर वाई, ओके। और ये मुझे क्या दे देगा, ये मुझे दे देगा सम। डन हो गया, यहाँ तक तो बात समझ आती है। उसी तरह अब अगर मैं डॉलर आई प्लस डॉलर जे को सम करवाना चाह रहा हूँ, इको बी आर कर देते हैं, इको बी आर, सेव और रीलोड करते हैं। तो देखो मेरे पास यहाँ जवाब आया 8, यानी कि 4.5 प्लस 3.5 8 का जवाब आ गया। अच्छा, अब मुझे कोई कहता है कि भाई यार आप एक काम करो कि यही चीज़ ना ज़रा दोबारा लिखो और इस बार आप एक काम करो, डॉलर एक्स प्लस डॉलर जे को जमा करवा दो। अच्छा जी, ये भी ओके हो गया। अब आप देख रहे हो कि मैं 2 नंबर्स को आपस में ऐड ही करवा रहा हूँ और बार बार करवा रहा हूँ। तो कैसा हो कि भाई मैं एक बाकायदा एक फ़ंक्शन उसका क्रिएट कर लूँ। ठीक है, अब फंक्शन क्या होता है और वो कैसे हमारे काम आता है वो पहले देख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे नीचे जाके एक फ़ंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ से ये पब्लिक रिमूव कर दिया, ठीक है। अभी के लिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे अभी रिमूव कर रहा हूँ। हम बेसिक फंक्शंस के ऊपर चलेंगे कि भाई फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है फंक्शन, उसके बाद आप लिखते हो फंक्शन का नेम, जो भी आप फंक्शन का नेम रखना चाह रहे हो, यानी कि मैं लिख देता हूँ ऐड, सिर्फ ऐड कर देते हैं, ठीक है। और फिर मैंने ये सर्कल ब्रैकेट्स डाली, ठीक है, और उसके अंदर कोई वैल्यू मुझे देनी है। अभी सोच लेते हैं मैं कोई भी वैल्यू नहीं देता और मैं सिर्फ सर्कल ब्रैकेट्स डाल देता हूँ। और उसके बाद मेरे पास ये कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान में जो भी है यहाँ पे मैंने अपनी कोडिंग करनी है, ठीक है। सो कोडिंग से मुराद ये है, यानी कि मैं कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, यानी कि डॉलर मैं कह रहा हूँ जी डॉलर मेरे पास है जी z बराबर है हेलो वर्ल्ड के, ठीक है, WRLD वर्ल्ड, ओके। और फिर दूसरे मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि इस डॉलर जी को मैं क्या कर रहा हूँ, इको करवा रहा हूँ, ओके। डन हो गया। सो ये बेसिकली इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि मैंने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर दी हुई हैं। अब ये कर्ली ब्रैकेट्स बेसिकली आप कह सकते हो कि एक ब्लॉक के अंदर मैंने दे दिए हैं और ये ब्लॉक रन होगा। ये ब्लॉक बेसिकली वो फंक्शन है जिसका नाम ऐड है, इस वक्त ऐड है, तो आप कोई भी नाम रख सकते हो। और इस फंक्शन तब रन होगा जब मैं इसे कॉल करवाऊँगा। कॉल करवाने से मुराद क्या है, यानी कि मैं सेव करता हूँ, मैं यहाँ पर रीलोड करता हूँ, अभी कुछ नहीं हुआ, हालांकि फ़ंक्शन बना हुआ बट वो कॉल नहीं हुआ। अब कॉल करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे उस फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा, यानी कि ऐड लिखने के बाद आप वो सर्कल ब्रैकेट्स डालोगे, जैसे कि सर्कल ब्रैकेट्स आपने यहाँ पे डाली हुई हैं, ओके हो गया। और आप अपनी बात ख़त्म करोगे, सेव करोगे, रीलोड करोगे, तो देखो मेरे पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। अब मैं जितनी बार ये ऐड कॉल करवाऊँगा उतनी बार मेरे पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाएगा।
अब अगर मैं चाहता हूँ कि साथ साथ BR भी जो है वो आ जाए, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ एक बार BR देना पड़ेगा। सेव करूँगा, रीलोड करूँगा, तो देखो हेलो वर्ल्ड भी मुझे BR के साथ ही रिसीव हो गया है। ठीक है, तो ये फ़ायदा है फंक्शन का कि आप एक नंबर ऑफ़ कमांड्स एक साथ ही लिख लो और फिर जब आप चाहो उन्हें कॉल करवा सकते हो। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं फंक का नाम देते हैं हम। अच्छा, अब हम एक फंक्शन बनाना चाह रहे हैं जिसका नाम था ऐड फंक्शन। ठीक है, ऐड का फंक्शन हम बनाना चाह रहे हैं। बस हेलो लिख देते हैं, हेलो। ठीक हो, ओके। इसको भी हेलो आउटपुट करवा देते हैं, कंट्रोल D हेलो, ओके, ताकि हमें पता हो ये डिफरेंट फंक्शन है। अच्छा जी, अब ऐड का हमने फंक्शन बनाया और यहाँ पे हम दो नंबर्स को ऐड करवाना चाह रहे हैं। अब हमारे पास सोच लेते हैं, हमारे पास जो दो नंबर ऐड होंगे वो मैं इको करवाना चाह रहा हूँ। अगर मैं लिख देता हूँ इको, और वो दो नंबर सोच लेते हैं कोई भी नंबर हैं, जैसे कि n + m। ठीक है, कि तुम्हें दो नंबर रिसीव होंगे n और m, और उनको तुमने ऐड करके इको कर देना। ओके हो गया, सेव करते हैं, रीलोड करते हैं। अभी तो यानी कि ऑफ कोर्स कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब ये वाली चीज़ हम लिखना चाह रहे हैं, हम ये दो नंबर जो है पास आउट करवाना चाह रहे हैं, $x और $y। ठीक है, तो हम यहाँ पे वो किस तरह पास आउट करवाएंगे, क्योंकि हमने उसे एग्जांपल में दिया हुआ है कि ये $n, $m। ओके हो गया। अब ये जो मैंने $m और $n यहाँ पे लिखा है ना, ये बेसिकली हमारे हैं आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स फंक्शन के। ठीक है, कि मैं तुम्हें एक चीज़ दूंगा जिसे तुमने बराबर ले लेना है n के, और मैं दूसरी चीज़ दूंगा जिसे तुमने बराबर ले लेना है m के। ओके हो गया। बेसिकली वो इस ब्रैकेट के अंदर डिक्लेयर हो रहे हैं। डिक्लेयर होने के बाद वो इस फंक्शन में यूज़ होंगे, इस फंक्शन में यूज़ होंगे। यूज़ होने के बाद हमें ये फंक्शन रन हो जाएगा। ओके जी, तो हमें यहाँ पे ये नहीं लिखना पड़ेगा। हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसकी बजाय हमें सिर्फ़ और सिर्फ लिखना पड़ेगा ऐड, सॉरी कंट्रोल से, ऐड और यहाँ पे कॉमा। ठीक है, $x और $y। मैं इन सारों को अभी थोड़ी देर के लिए, बल्कि इसको नहीं करते, इसको अच्छा कर देते। मुझे पता है ज़रा ज़्यादा हो गया, बट प्लीज़ आप साथ रहना। ठीक है, तो 13 कैसे आया, मैंने फंक्शन कॉल करवाया ऐड का, उसमें मैंने दो वैल्यूज़ पास आउट करवाई, $x और $y। $x और $y मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। ओके हो गया, ये पास आउट हुई और ये चली गई इस फंक्शन के अंदर। अब इस फंक्शन में जो पहली वैल्यू है जो मैंने दी है वो बन गई है $x, दूसरी वैल्यू बन गई है $y। ठीक है, और ये वैल्यूज़ जब फंक्शन के अंदर वो गई और उन्होंने $n और $m को आपस में ऐड किया। अब उसे ये नहीं पता कि x आया, y आया, i आया, j आया, उसे ये फ़र्क नहीं पड़ता। उसे बस ये पता है मेरे पास n और m रिसीव हुए। ठीक है, अब वो n और m क्या हैं, वो ऐड हो रहे हैं और वो इको हो रहे हैं, और यही हमारा जवाब है। ओके हो गया। तो अब मुझे जितनी बार भी ये करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा $i, यहाँ पे मैं लिखूँगा $j, और वो मुझे ऐड करके दे देगा, यानी कि इस वक्त वो डिफरेंट आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, यहीं पे इको BR भी ले आते हैं। ठीक है, इको BR ले आते हैं, रीलोड करते हैं, तो देखो BR भी हमारा ऑटोमेटिकली हो गया। यानी कि इसको ऐड करो और फिर एक BR का टैग भी दे दो। 13, दूसरे का जवाब क्या आया, 8 आया। अच्छा, उसी तरह मैं क्या देता हूँ, $y और j, इन दोनों का सम करो,
सेव करते हैं, रीलोड करते हैं, तो देखो 6.5 हमारे पास जवाब आ गया, यानी कि 3 + 3.5 6.5। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से ये जवाब आ जाता है। ठीक हो गया। सो ये बेसिकली तरीका है फंक्शन बनाने का, और इसके थ्रू आप ये चीज़ें यूज़ करवा सकते हो। अच्छा, फंक्शन में और क्या चीज़ होती है? फंक्शन में हम ज़रूरी नहीं है हम डायरेक्टली इको करवाएं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है हम डायरेक्टली इको करवाएं। हो सकता है मैं इको नहीं करवाना चाह रहा। ठीक है, हो सकता है मैं इको नहीं करवाना चाह रहा, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे ना एक टेक्स्ट बना लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ $txt बराबर है $n+m के। ठीक है, और यहीं पे मैं ये भी ले लेता हूँ, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डॉट, और यहाँ पे हम Ctrl+V कर देते हैं। ठीक है, तो वो इन दो नंबर्स को आपस में ऐड कर रहा है और फिर कॉन्कैटिनेट कर रहा है BR के टैग को। ओके हो गया। और फिर इस टेक्स्ट को मैं रिटर्न करना चाहता हूँ। ठीक है, रिटर्न का मतलब क्या होता है कि जो ये फंक्शन है वो इस वैल्यू को आउटपुट करेगा, इस वैल्यू को आउटपुट करेगा। जैसे कि हमने डेट क्रिएट का फंक्शन देखा था ना, तो डेट क्रिएट क्या कर रहा था, वो हम उसे पैरामीटर्स दे रहे थे, और पैरामीटर से वो फिर डेट क्रिएट करके वो हमें एज ए ऑब्जेक्ट दे देता था, और वो जो ऑब्जेक्ट होता था फिर हम उसे किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते थे। तो ऐड भी हमारे पास इसी तरह काम कर रहा है। सेव करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे रीलोड करता हूँ, तो अब देखो यहाँ पे मेरे पास ये जो दो लाइनें हैं इनके दरमियान में कुछ भी लिखा हुआ नहीं आया। अच्छा, क्यों नहीं आया? क्योंकि ये इको नहीं हो रहा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे खुद इको लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो देखो मेरे पास इको हो गया। अब आप कहोगे सर जब इको हम वहाँ पे करवा सकते थे वो ज़्यादा बेहतर नहीं था, लेकिन फिर इसका क्या फ़ायदा हुआ? ठीक है, बल्कि एक काम करते हैं, इसका BR यहाँ पे लेके नहीं आते। ठीक है, BR यहाँ पे नहीं लेकर आते, क्योंकि अब हम इसके साथ ना एक और मज़े की चीज़ करने वाले हैं। Ctrl+C, Ctrl+V। ओके, ठीक है। अब मज़े की चीज़ क्या है कि जो मेरे पास ये ऐड का फंक्शन है ना, वो मुझे नंबर आउटपुट कर रहा है। पहले वो टेक्स्ट दे रहा था, इसीलिए मैं वो टेक्स्ट नहीं लेना चाह रहा था, मैं उसे एज ए नंबर ही लेना चाह रहा था। तो कैसे कि अगर मैं यही वाली चीज़ ले लूँ, ठीक है, और मैं क्या दूँ कि तुम्हें जो पहला नंबर होगा ना वो है $x और दूसरा है $y, इन दोनों को तुम ऐड करो। ठीक है, और फिर तुम क्या करो, फिर तुम क्या करो, इस पूरे नंबर को दोबारा ऐड करो एक और फंक्शन के साथ। ठीक है, एक और फंक्शन के साथ जो कि ये है। ठीक है, इको करो इन दोनों का ऐड और फिर इन दोनों का ऐड। अब इन दोनों का ऐड मैं यहाँ पे I और J कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं जब सेव करके जब रीलोड करूँगा तो देखो मेरे पास जवाब क्या आया, 21, यानी कि 13। पहले का जवाब 13 था ना यहाँ पे, और दूसरे का जवाब 8 था, तो 13 + 8 जवाब आया हमारे पास 21। तो हम इस तरीके से भी फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं। हम एक और काम कर सकते हैं। ठीक है, एक और काम क्या कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इसे यहाँ पे Ctrl+X कर लेता हूँ, और जो मेरा सेकंड नंबर है वो मेरा फंक्शन से कैलकुलेट होकर आए। जो मेरा जो सेकंड नंबर है वो फंक्शन से कैलकुलेट होकर आए, तो आप ये भी कर सकते हो। देखो मेरे पास जवाब आया 18। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो 6.5 के अंदर, ठीक है, x को ऐड कर रहा है। x जो है वो हमारे पास 6.5 नहीं 8, हाँ ये देखो I + J बराबर है 8 के।
तो 8 के अंदर 10 को जमा कर रहा है। अब ये बहुत ही बेसिक फंक्शन है, सिर्फ फंक्शन को समझने के लिए, फंक्शन कहाँ यूज़ होगा ये उन लोगों के लिए था जिनकी कंप्यूटर साइंस नहीं है, तो थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए। अच्छा, अब आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भैया फंक्शन कुछ ज़्यादा ही वो हो रहा है, ओवरवेलमिंग हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रही। तो अच्छा, अब हम आते हैं एक और फंक्शन की तरफ, हम एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक इको भी HR करके ना, ठीक है, इसे बिल्कुल अपने उससे अलग कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, सोच लेते हैं मैं एक फ़ंक्शन क्रिएट करता हूँ, ठीक है, जो कि कोई भी टेक्स्ट आउटपुट करे। ठीक है, TXT टेक्स्ट आउटपुट करे, और उस फंक्शन का मैं नाम दे देता हूँ सी आउट, कॉल आउट टू C++। ठीक है C++ में हमारे पास सी आउट का फंक्शन होता है जिससे हम जो है ना टेक्स्ट को प्रिंट करवाते हैं। अच्छा जी, तो मैं सी आउट टेक्स्ट करना चाह रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई तुमने करना है इको, डायरेक्ट रिटर्न नहीं देना, तुमने डायरेक्ट इको करना है क्या, $टेक्स्ट को। ओके, साउंड्स फेयर इनफ। अच्छा जी, फंक्शन कॉल करवाते हैं। फंक्शन हमारे पास है जी, क्या नाम था, सी आउट। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर हम कोई टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, और हम यहाँ लिख देते हैं वेदर इज़ नाइस टुडे। हो गया कि वेदर आज का अच्छा है, हम सेव करते हैं, रीलोड करते हैं। नाइस, ये तो बड़े मज़े की चीज़ होगी। अब मैं एक और टेक्स्ट लेकर आता हूँ। ठीक है, टुमारो की स्पेलिंग गलत है, टुमारो विल बी even better। हमने एक सेंटेंस लिख दिया, और ये भी हम सी आउट करवा रहे हैं। अच्छा, जैसे मैंने सी आउट करवाया ना, तो देखो ये उसके साथ ही आ गया। क्यों? क्योंकि इसके बीच में मैंने कोई टैग वगैरह नहीं डाला, ऐसे ही है। तो सोच लेते हैं कि मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पे ना मैं टैग भी डायरेक्टली दे दूँ। ठीक है, कि किस टैग में मैं देना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे एक दे देता हूँ टैग, सेकंड पैरामीटर तुम्हारा होना चाहिए टैग का, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ $टैग और $टैग। यही बेसिकली हमारा वो HTML का फॉर्मेट यही होता है ना, कि टैग स्टार्ट करो, दरमियान में टेक्स्ट लिखो, और फिर टैग को क्लोज कर दो। और मैंने वो डायरेक्टली इस तरीके से मैंने इको करवा दी है। सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ, मेरे पास एरर आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने सेकंड पैरामीटर नहीं दिया। अब सेकंड पैरामीटर देते हैं, मैं यहाँ पे इसे दे देता हूँ H3 में दे देता हूँ, और दूसरे वाले को मैं दे देता हूँ जी कॉमा दे के लेट्स से H1 में दे देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको डिफरेंस फाइंड हो सके। ऊपर वाला H3 है वो छोटा होगा। रीलोड करते हैं, तो देखो वेदर इज़ नाइस टुमारो विल बी इवन बेटर। क्यों? क्योंकि मैंने टैग डायरेक्टली इसी के अंदर जनरेट करवा दी है। ठीक है, हम ज़रा जाते हैं इसके सोर्स कोड में और देखते हैं, लाइन ब्रेक कर लेते हैं। तो ये देखो, ये मेरे पास टैग आउटपुट हो रहा है, और ये H3 का टैग जो है हमारे पास यहाँ पे आउटपुट हो रहा है। ठीक है, ये हमने किस में दी है, फंक्शन में दी है। ओके हो गया। अच्छा जी, अब सोच लेते हैं कि यार मैं बार बार ये देना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं कभी कभी टैग नहीं देना चाहता। ठीक है, मैं लिख देता हूँ सी आउट दिस इज़ अ सैम्पल टेक्स्ट। ठीक हो गया। और मैं कहता हूँ यार ये खुद ही ना अपना ब्लॉक बना ले। सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो ऑफ कोर्स वो मुझे एक एरर दे देता है। सॉरी, एरर तो देगा, क्यों नहीं देगा। सेव करता हूँ, रीलोड करते हैं,
तो वो हमें एरर दे देता है, वो कहता है अनकॉट आर्गूमेंट एरर, आपने आर्गूमेंट सारे नहीं दिए। अच्छा जी, तो दूसरा जो मैं आर्गूमेंट जो है, जो टैग है, अगर मैं इसे कर दूं इज़ इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर की बात कर रहा हूँ, और मैं यहाँ इन्वर्टेड कॉमास में दे दूँ डिव नहीं देते, पैराग्राफ दे देते हैं, ठीक है, पी दे देते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो टैग है उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो पी होनी चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हें आर्गुमेंट रिसीव हो तो तुम वही आर्गुमेंट की वैल्यू रखना, अगर तुम्हें रिसीव ना हो तो तुम इसे डिफ़ॉल्ट पी दे देना, ठीक है। सेव करते हैं, रीलोड करते हैं, और देखो दिस इज़ अ सैम्पल टेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे आउटपुट हो गया। सोर्स कोड में हम रीलोड करते हैं, लाइन ड्रॉप करके देखते हैं, तो देखो जो मेरा आखिरी जो टेक्स्ट था वो पी वाला, दिस इज़ अ सैम्पल टेक्स्ट, वो पी के टैग में आ रहा है, वो H1 H3 में नहीं आ रहा, वो ब्लैंक में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मैंने उसे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे दे दी है, ठीक है। सो ये बेसिकली आपका फंक्शन होता है। हम इसके थ्रू जो है ना कोई भी अपने ब्लॉक्स बना लेते हैं, सैम्पल फंक्शंस बना लेते हैं, और जब हमें चाहिए होता है हम उसे कॉल करवा लेते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना हम आगे देखते हैं कि हमारे पास PHP में क्या क्या चीज़ें हैं।